नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव विडिसेट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। यही कहूँगी कि संगीत में रुचि रखने वाले सभी दर्शकों का हम स्वागत करना चाहते हैं और यही कहना चाहते हैं कि हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं आपके लिए संगीत जैसे विषय को रोचक बनाने में। मित्रों, हमने अपने पिछले सेशन में राग मल्हार पर बात की। हमने बात की कि किस प्रकार राग मल्हार इसकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार इसकी रूपरेखा है और किस प्रकार इसका संबंध है पृथ्वी के साथ, धरती के साथ। जिस तरह से कल के लेक्चर में आपको बताया गया कि इसका संबंध बारिश के साथ है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा और आपके मन में जिज्ञासा ज़रूर उत्पन्न हुई होगी कि आप राग मल्हार के बारे में और जानें और समझें। तो मित्रों, बताना चाहेंगे कि आज के इस सेशन में भी हम राग मल्हार पर और बात करेंगे और चर्चा करेंगे। और इसके लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी। डॉक्टर सरिता पाठक यजुर्वेदी भारती कॉलेज के संगीत विभाग में एचओडी हैं और साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि निरंतर ये प्रयास करती हैं कि किस प्रकार संगीत की लोकप्रियता को बढ़ाएं। चाहे फिर वो आकाशवाणी हो, दूरदर्शन हो, निरंतर ये सुनाई देती हैं, दिखाई देती हैं और संगीत के प्रचार प्रसार में निरंतर कार्यरत हैं, प्रयासरत हैं, यही कहना चाहेंगे आपसे। और जब किसी कलाकार के बारे में बात की जाती है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ख़ास बात होती है उसका संबंध उसकी परंपरा से, उसके गुरु से। तो आपको बताना चाहेंगे सरिता जी का संबंध रामपुर सदारंग परंपरा से है और साथ ही साथ ये शिष्या रही हैं पंडित शंकर नाथ पाटिल जी की और विदुषी सुलोचना बृहस्पति जी की। जैसा कि निरंतर हम आपको बताते हैं कि इनकी गाइडेंस में जितने भी छात्र छात्राओं ने संगीत सीखा है, आज वे कहीं ना कहीं किसी न किसी शिखर पर दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इन्होंने नेशनल आर्काइव्स के लिए बहुत से प्रोग्राम्स जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं और निरंतर यही कोशिश कर रही हैं कि संगीत को बढ़ाएं। जैसा कि मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि किसी भी विषय को बढ़ाने में उसको आगे बढ़ाने वाले की जो प्रयास होता है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। आपको बताना चाहेंगे कि राग मल्हार पर आज फिर से हम विशेष चर्चा करने वाले हैं और सरिता जी इस पर विशेष टिप्पणी देने वाली हैं। तो इनका संगत करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं गगनजीत कौर जी, जो गुरुमत संगीत साथ ही साथ भारतीय शास्त्रीय संगीत की ज्ञाता हैं। और बताना चाहेंगे तबले पर हैं ऋतु मिश्रा, जिनका संबंध एक बहुत ही प्यारे घराने से है, बनारस घराने से, और ये भी शिष्या रही हैं पंडित राजकुमार मिश्रा जी की और पंडित पद्म भूषण किशन महाराज जी की। तो तानपुरे पे गगनजीत कौर और तबले पर ऋतु मिश्रा जो संगत करेंगे सरिता जी का, जो राग मल्हार के बारे में हमें और विस्तार से बताएंगी। उम्मीद करती हूँ कि वर्षा बाहर हो न हो, लेकिन यहाँ स्टूडियो के अंदर ज़रूर हमें इस प्रकार की अनुभूति होगी कि यहाँ स्वयं वर्षा हो रही है। तो सरिता जी, आपका स्वागत। जी हाँ गीतिका, बाहर वर्षा तो नहीं लेकिन बदरी ज़रूर छाई है और ये समाचारों में भी था कि उत्तर प्रदेश में जो है कल बारिश हुई है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मल्हार के जो स्वर हैं उनका असर वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। तो ये तो एक बात थी कि अपने हृदय में थोड़ा सा एक ह्यूमर की जहाँ तक बात होती है। तो हम पुनः लौटते हैं अपने मल्हार राग या मियाँ की मल्हार जो है इस राग पर। जैसा कि गीतिका आपको बता चुकी हैं कि वर्षा ऋतु से इस राग का संबंध है। वर्षा ऋतु में ये राग गाया जाता है, बजाया जाता है। और मियाँ की मल्हार, जैसे कहा है कि मियाँ शब्द उसके साथ जुड़ा है, तो मियाँ का अर्थ जो है वो संगीत सम्राट जो हैं तानसेन जी से लिया जाता है। उनको मियाँ तानसेन कहा जाता था। मियाँ की उपाधि उनको बादशाह अकबर द्वारा प्रदान की गई थी, जो कि बहुत ही आदरणीय, बहुत ही सम्मानित जिसे कहा जाए वो उपाधि मानी जाती है। तो बादशाह अकबर क्योंकि पारखी थे और उनके दरबार में नवरत्न, जो आप अक्सर इतिहास की पुस्तकों में पढ़ते हैं, नवरत्न उनके दरबार में अलंकृत थे, विभूषित थे। उनमें से एक जो रत्न थे वो थे मियाँ तानसेन। और मियाँ तानसेन को लेके बहुत से कुछ राग जो हैं वो जुड़े हैं उनसे, और उनमें से एक राग जो है वो है मियाँ की मल्हार, जो कि मियाँ तानसेन द्वारा बनाया गया राग है।
तो अब ये मियाँ मल्हार जो है, क्योंकि इससे पहले के जो लेक्चर में मैंने आपको काफ़ी कुछ इसकी डिटेल बताई थी और ये भी बताया कि कौन कौन से स्वर किस प्रकार से प्रयोग होते हैं, कितना प्रयोग होते हैं, किस संगति में प्रयोग होते हैं और किस प्रमाण से प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर इसी चर्चा को हम आगे लेते हैं। पुनः एक बार मियाँ मल्हार जो है उसका एक संक्षिप्त परिचय, क्योंकि जब भी हम कोई लेक्चर का चाहे दूसरा, तीसरा, चौथा जो भी भाग लेते हैं, तो थोड़ा सा यदि हम इसको एक शॉर्ट रेपिटिशन, एक समराइज्ड वे में यदि हम उसके कहें तो वो एक दोहराना जिसे कहा जाए, हम थोड़ा सा उसको दोहरा लेते हैं। तो मियाँ की मल्हार जो है वो कान्हड़ा अंग जो इसमें लगता है। इस राग मैं पहले बताऊंगी कि ये काफ़ी थाट के अंतर्गत आता है। इसकी जाति संपूर्ण षाडव मानी गई है। गांधार जो है इसमें आरोह में वक्र प्रयोग होता है और धैवत जो है वो अवरोह में बिल्कुल ही वर्ज है, तभी षाडव इसकी जाति मानी गई है। कोमल गांधार और कोमल निषाद जो है ये दोनों इसको काफ़ी थाट के अंतर्गत माने जाने में सहायक हैं, क्योंकि काफ़ी थाट के अंतर्गत के जो राग हैं उनमें गांधार कोमल और निषाद कोमल ये विशेषताएं देखी गई हैं। निषाद जो इसका स्वर है जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, उस स्वर के दोनों रूप, यानी चढ़ी निषाद जिसे हम शुद्ध निषाद कहते हैं और उत्तरी निषाद जिसे हम कोमल निषाद कहते हैं, तो ये दोनों रूप जो है इस राग में प्रयुक्त होते हैं और विशेष स्वर संगति के साथ प्रयोग होते हैं, जो कि इसकी अपनी निजी विशेषता है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। इसका वादी, षड्ज और संवादी पंचम माना गया है। कुछ विद्वान जो हैं वो मध्यम वादी और षड्ज को संवादी मानते हैं, लेकिन अधिकतर मत जो है वो पहले जो विचार है पहला, यानी षड्ज संवादी और पंचम संवादी, इसको अधिकतर विद्वान मानते हैं। अब जैसे कि समय की बात हुई, तो समय तो वर्षा ऋतु में इस राग को कभी भी गाया बजाया जा सकता है, समय की कोई पाबंदी नहीं है। और वैसे जो समय निर्धारित किया गया है इस राग का वो है मध्य रात्रि का। न्यास के स्वर जो इस राग में हैं वो हैं षड्ज, पंचम, ऋषभ और निषाद। तो ये न्यास के स्वर हैं जिस पे ठहराव किया जाता है या आलाप जो है उनका अंत उस पे किया जाता है, यानी ये स्वर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनमें विशेष तौर पे जो न्यास या ठहराव जो हम करते हैं उससे राग का स्वरूप जो बनता है उसमें सहायक होते हैं, क्योंकि हम जब भी कोई राग बनता है उसकी संरचना में जो स्वर प्रयोग होते हैं वो स्वर यदि हम सीधे सीधे एक के बाद एक लगाए तो राग नहीं बनता। हम उसके राग के चलन पर जाते हैं, यानी चलन को जब हम लेते हैं तो उसमें हर स्वर का अपना एक विशेष स्थान होता है। उस स्वर को किस प्रकार से प्रयोग करते हैं, किस किस स्वर संगति के साथ उसको प्रयोग करते हैं, कितने प्रमाण से प्रयोग करते हैं, तो ये सब जो बातें हैं ये चलन के अंतर्गत आती हैं। और वो जब इस प्रकार से जो भी उसका नियम है उसके हिसाब से जब चलन किया जाता है तो जो है राग का स्वरूप सामने आता है। हम इस बात पे इसलिए बार बार जोर देते हैं क्योंकि यदि हम इस नियम का पालन नहीं करें, या यदि हम कहें कि हम जिस प्रकार से बोला जाता है कि न्यास के स्वर ये हैं या ये स्वर संगति है, इन सब को यदि हम इग्नोर करते हैं तो वो राग राग नहीं रह जाता, कुछ और ही बनकर चला आता है। तो राग को नियम पूर्वक जो है उसके शास्त्रों के अनुसार जिस प्रकार से नियम उसमें बंधे हुए हैं उसको माना जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है शास्त्रीय संगीत, यानी जो शास्त्रों से बद्ध है। अब शास्त्र क्या है? शास्त्र है एक डिसिप्लिन, शास्त्र है नियमों का जो है जुड़ना और इन नियमों का पालन करना। तो यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाए तो कुछ लाइट म्यूज़िक हो जाएगा, या हम कहें कि अपने स्वेच्छा से हम उसको एक धुन को गा रहे हैं या हम कुछ भी गुनगुना रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रीय संगीत फिर नहीं कहलाएगा। तो रागों में ख़ास तौर पे ये ध्यान दिया जाता है कि राग में उस राग की खूबसूरती तो बनी रहे, उस राग का स्वरूप जो है उसको पहले ध्यान में रखना है, तभी वो स्वरूप उस पर्टिकुलर भाव को अभिव्यक्त करने में सफल होगा। नहीं तो भाव कुछ और होगा, राग कुछ और होगा। तो चलिए एक बार पुनः इसका आरोह अवरोह पकड़ लेते हैं, उसके बाद हम विशिष्ट स्वर संगतियों को देते हुए
फिर हम आगे कल जहाँ पर हमने अपनी यात्रा छोड़ी थी उसके आगे हम चलते हैं। सा मा रे पा मा प नी द नी सा सा नी प म प ग म रे सा। या अवरोह इस प्रकार से सा नी द नी प म प ग म रे सा। ये तो एक आरोह और अवरोह हम इसका लें। अब हम इसकी वो विशिष्ट स्वर संगति जो इसकी पहचान है या हम इसकी पकड़ बोलते हैं उसको लेते हैं। सा नी द नी सा रे प ग म रे सा। इतने फ्रेज को गाने से राग मियां मल्हार एकदम स्पष्ट आता है। कैसे? नी द नी सा। ये राग मियां मल्हार की अपनी निजी विशेषता है, यानी ये ऐसा अंग है, यदि ये अंग किसी और राग में लगता है तो हम कहते हैं ये मियां मल्हार का अंग है। तो इस पे खास ध्यान दिया जाए। इसके आगे मा रे पा या रे 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 पा। तो इस प्रकार से मा रे पा ये या रे रे इस प्रकार से ऋषभ लेते तो मध्यम का कण, यानी मध्यम बहुत हावी है ऋषभ पर, तो इस प्रकार से रे 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 पा। ये जो भाग है या ये जो स्वर समुदाय है ये आपका मल्हार अंग जो है वो आता है। तो मल्हार अंग बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि तभी तो मियाँ की मल्हार यानी इसमें मल्हार अंग कहाँ आता है। और इसके बाद ग म रे सा, ये जो अंग आता है ये कान्हड़ा अंग है। तो कान्हड़ा क्यों? क्योंकि दरबारी कान्हड़ा एक राग है जिसमें कि गांधार जो है वो आंदोलित है, कोमल गांधार और मध्यम ग म रे सा इस प्रकार से लिया जाता है। जब हम कान्हड़े की बात करते हैं तो कान्हड़े का ये जो भाग है या ये जो अंग है ये बहुत ही मुख्य अंग है, मेन जो उसका पार्ट है उसमें है। किस प्रकार सा रे ग म रे सा। अब ये जो इस प्रकार से लिया तो ये कान्हड़े में प्रयोग होने वाला अंग है, तो कान्हड़ा अंग। अब जब हम मियाँ मल्हार में इसको लेते हैं तो ये है सा रे पा ग म रे सा। अवरोह में इसको लिया जाता है। और गांधार जो है वो आंदोलित है। आंदोलन का मतलब होता है एक विशेष प्रकार का कंपन या वाइब्रेशन उसमें है। तो ग म रे सा, तो ग म रे सा ऐसे तो नहीं गाया, ग म रे सा। इस प्रकार से गांधार जो है वो आंदोलित है। तो अब तक आपको ये स्पष्ट हो गया होगा कि मियाँ मल्हार किन उन स्वर समुदायों के मेल से बनता है और कौन कौन से वो अंग हैं जो कि अलग अलग रागों से या अलग अलग उनके उस विशिष्ट अंगों के का जो जॉइनिंग है या कहा जाए कि आपस में जो मेल है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको ये स्पष्ट हो गया होगा। साथ ही
मियाँ मल्हार का जो एक विशिष्ट उसका एक विशेषता है कि दोनों निषादों को जो है वो लिया जाता है धैवत के साथ। तो ये भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना इस राग को अभ्यास करते वक्त। अब जैसे हमने आपको बताया कि धैवत जो है इसमें कल की हमने जर्नी जहाँ छोड़ी थी फिर से वहीं से शुरू करते हैं। धैवत जो है इसका शुद्ध धैवत प्रयोग होता है, आरोह में धैवत प्रयोग होता है दोनों निषाद के बीच में, लेकिन अवरोह में जो है वो धैवत पूरी तरह से वर्ज्य है, यानी उसका प्रयोग नहीं किया जाता। कैसे? रे पा मा पनी धनी सा। अब देखिए नी धनी, दोनों निषाद है, पहले कोमल निषाद फिर शुद्ध निषाद, और धैवत का जितना प्रयोग होता है तो वो धैवत जो उसको हम सिर्फ थोड़ा सा उस पर टच करते हुए आगे जाते हैं, ऐसे नहीं गाएंगे नी दा दा नी सा, इस प्रकार से नहीं गाएंगे, क्योंकि हर राग को बनाने वक्त जो है एक स्वरों का बैलेंस यानी संतुलन होना जरूरी है। कितना स्वर कितने प्रमाण में प्रयोग किया जाएगा, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखना, नहीं तो राग का जो है उसका राग कुछ और ही हो जाएगा, या हम कहेंगे वो भाव की अभिव्यक्ति नहीं होगी। तो यहाँ पर ये धैवत का इस प्रकार से प्रयोग होता है। और अवरोह में सा नी ध नी प, या सा नी प म प ग म रे सा, तो आपने देखिए अवरोह में धैवत जो है वो बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, तो अवरोह में इसको वर्ज्य किया जाता है। इस चीज का विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अब आती है बारी निषाद की। तो कल हम जब आपको बता रहे थे निषाद के बारे में, निषाद जो स्वर है बहुत ही मुख्य है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट है इस राग में। क्यों? क्योंकि निषाद के जो दोनों प्रकार यानी कोमल और शुद्ध रूप जो है निषाद का, वो जो प्रयोग इस राग में होता है विशिष्ट रूप से, वो इस राग को इसकी एक अलग ही पहचान देता है, या एक ऐसी विशेषता को जो है जन्म देता है जो राग मियाँ की मल्हार की अपनी खास विशेषता है, यानी अपनी निजी विशेषता। बार बार मैं निजी शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये इसकी निजी विशेषता है, क्योंकि यदि इस प्रकार से दोनों निषादों का जो एक विशेष रूप से प्रयोग है धैवत के साथ, वो यदि हम नहीं लेते हैं तो मियाँ मल्हार जो है राग नहीं कहा जा सकता। तो कैसे? नी द नी सा मा प नी द नी सा रे सा नी प मा प नी द नी सा। मंद्र में जिस प्रकार से प्रयोग हो रहा है मध्य में वैसे ही प्रयोग होगा। मा प नी द नी सा, सा नी प म प ग म रे प म प नी द नी म प। अब देखिए ये एक खूबसूरती है, म प नी द नी नी प म प ग म रे प म प म प नी द नी सा नी प म प नी द नी सा रे सा। तो आप देखिए जिस प्रकार से निषाद को खींचा जाता है, ये आरोह में जब हम तार सप्तक के सा पर जब हम जाते हैं तो निषाद जो है वो शुद्ध लगता है, और उसको बहुत खूबसूरत तरीके से उसको गाया बजाया जाता है, और फिर हम सा पर आते हैं। तो ये जो एक खूबसूरती है ये मियाँ मल्हार के भाव को एकदम स्पष्ट करता है। यदि हम मियाँ मल्हार गाएं और हम प्रारंभ में ये मा प नी द नी सा,
इतना आप गाएंगे तो कोई भी पहचान सकता है संगीत का विद्यार्थी कि ये मियाँ की मल्हार है, क्योंकि मल्हार अंग तो है, कान्हड़ा अंग भी है, लेकिन मियाँ मल्हार की जो खास चीज़ है वो पहचान जैसी आएगी, हम इतना भी गाएं मा प नि ध नि सा, एकदम से कहेंगे कि ये जो है ये मियाँ मल्हार है। तो ये तो थी बात मियाँ मल्हार के स्वरों की। अब हम आगे अपनी जो जर्नी है उसको आरंभ करते वक्त एक सरगम गीत जो कि पंडित भातखंडे जी ने अपने क्रमिक पुस्तक मालिका में इसको दिया है, इस सरगम गीत को हम गाते हैं। देखिए जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वे सभी चीज़ों का, सभी बातों का ध्यान जो है इस बंदिश में दिया गया है। और ये बंदिश जो है ये एक ताल में निबद्ध है। एक ताल 12 मात्रा की ताल है, और एक बार हम एक ताल को तबले पर देख लेते हैं और उसके बाद फिर हम बंदिश शुरू करते हैं। तो 12 मात्रा की ताल है, किस प्रकार से 2-2 करके जो है विभाग किए जाते हैं, 6 विभाग हैं। और देखिए पहली मात्रा से हम जब शुरू करते हैं तो ऋतु जी तबले पर इसको बजाती है और मैं आपको इसके बोल पढ़कर सुनाती, साथ में हाथ से भी ताली देनी आपको आनी चाहिए। धिन धिन धागे तिरकित धूना, कत्ता धागे तिरकित धीना, धिन धिन धागे तिरकित धूना, कत्ता धागे तिरकित धीना धिन। तो ये एक ताल थी। अब जो हम बंदिश जो हम सरगम गीत गा रहे हैं वहां पर 7वीं मात्रा से जो है वो बंदिश जो है वो आरंभ हो रही है। तो 7वीं मात्रा पर क्या बोल पड़ता है, एक बार हम सिर्फ तबले पे देखते हैं। धिन धिन धागे तिरकित धूना, कत्ता धागे तिरकित धीना, 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी आप 7वीं मात्रा पर जो देखिए कौन सा बोल आता है, कत ता, तो कत जहाँ पे आता है वहां पर आपने बंदिश को शुरू करना है। तो देखिए अब हम ये बंदिश गाते हैं और आप इस सरगम गीत में राग में प्रयोग होने वाले स्वरों के साथ साथ ताल पर भी ध्यान दीजिएगा। देखिए संगीत के विद्यार्थी को जहाँ स्वरों पे ध्यान देना होता है वहाँ ताल पे भी ध्यान देना होता है, और ताल इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ताल यदि नहीं है तो हमारी एक जो हमारी जो साइकिल चलती है, या हम कहें कि हम जो आगे चल के पलटों का अभ्यास कहें या हम बंदिशों का है, वो चीज़ कंप्लीट नहीं होती, संगीत पूरा नहीं माना जा सकता। सुर और ताल यही तो 2 चीज़ें हैं। तो ताल को जानना बहुत ज़रूरी है, और हम यदि ताल को अभ्यास करेंगे, ताल को जानेंगे, तो आप ये देखिए कि आपका गाना बहुत सरल और सहज तरीके से आप उसको सीख पाएंगे। तो अब ये बंदिश हम गाते हैं, इसकी ये जो है ये 7वीं मात्रा से इसकी बंदिश जो है आरंभ होती है। तो मैं गाती हूँ और आप देखिए कि ऋतु जी कहाँ से तबला शुरू करते हैं। रे सा नी प म प नी द नी नी सा सा रे सा नी प म नी द नी नी सा सा रे सा नी प म नी द नी नी सा रे प ग म रे सा नी नी सा रे प ग म रे प म नी द सा नी रे सा म रे प म नी द सा नी रे सा नी प म प ग म रे सा नी प म प ग म रे सा नी प म प नी द नी नी सा नी प म प नी द नी नी सा म प नी द नी नी सा नी रे सा म प नी द नी नी सा नी रे सा नी द नी नी सा रे सा नी नी प प नी द नी नी सा रे सा नी नी प प म प सा नी प म प ग म रे सा म प सा नी प म प ग म रे सा म रे सा नी सा ग म रे सा म रे सा नी सा ग म रे सा नी प म प नी द नी नी सा नी प म नी द नी नी सा रे प ग म रे सा नी नी सा रे प ग म रे सा म रे प म नी द सा नी रे सा म रे प म नी द सा नी रे सा नी प म प ग म रे सा नी प म प ग म रे सा नी प प नी द नी
तो ये सरगम गीत बताने का आपको मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि आप जो भी स्वरों का, जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है कि कौन सा स्वर कितना प्रयोग हो रहा है, क्या स्वर संगतियाँ हैं, उन पर आप विशेष रूप से ध्यान दे पाएँ और इस बंदिश के या किसी भी राग को जब मैं बताती हूँ उसकी बंदिश में उसको देखें कि क्या वो प्रयोग हो रहा है। इस चीज़ को आप देखिए इस बंदिश में लेते हैं तो रे सा नी पा मा प नी द नी नी सा। अब देखिए मा प नी द नी नी सा, जो मैंने आपको मियाँ मल्हार की निजी विशेषता बताई है वो इसमें आती है। आगे देखिए नी नी सा रे प ग म रे सा। अब देखिए मियाँ मल्हार का जो मल्हार अंग है रे प ग म रे सा, नी नी सा रे प ग म रे सा। ग म रे सा जो कानड़ा अंग है वो भी इसमें आता है। म रे प म नी द सा नी रे सा, म रे प मल्हार अंग इसमें आता है। सा नी प म प ग म रे सा, तो सा नी प कोमल निषाद का प्रयोग, म प ग म रे सा आपका कानड़ांग जो इसमें प्रयोग होता है ये यहाँ पर स्पष्ट रूप से आता है। अंतरा यदि हम देखें तो म प नी द नी नी सा नी रे सा, फिर वही मियाँ मल्हार का जो खास चीज़ जो उसकी है, दोनों निषादों का प्रयोग, नी द नी नी सा रे सा नी नी प। अब अवरोह किस प्रकार से लिया जाता है और आरोह में किस प्रकार से दोनों निषाद का दैवत के साथ प्रयोग होता है ये भी स्पष्ट है। म प सा नी प म प ग म रे सा, कि किस प्रकार से तार सप्तक के सातक जाते हैं और उसके बाद कैसे अवरोह करते हैं। उसके बाद सा म रे सा नी सा ग म रे सा, तो सा म रे सा किस प्रकार या सा म रे प। मैंने आपको आरंभ में बताया जब आरोह अवरोह लेते हैं तो सा म रे सा नी नी प म नी नी प प ग म रे सा। तो आप इस प्रकार से देखिए कि वो जो भी चीज़ें, जो विशिष्ट स्वर संगतियाँ बताई हैं वो इस बंदिश में एकदम सामने स्पष्ट रूप से आती हैं। तो आप जब किसी राग को समझकर गाएंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। ये कार्यक्रम जो है इसके द्वारा आपको जिस प्रकार के जो अलग अलग संगीत के रागों, भारतीय शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं उनके ऊपर जो लेक्चर्स आपको देते हैं, इसका उद्देश्य ही ये है कि आप पहले समझिए और समझकर जो है आप उस राग के बारे में जानिए और फिर आप क्रमिक पुस्तक मालिका भातखंडे जी की जो है 6 भागों में है, इसको आप किसी भी लाइब्रेरी से, आपके कॉलेज की, आपके यूनिवर्सिटी की किसी भी लाइब्रेरी से आप जाके देखिए। ये काफ़ी इसमें जो बंदिशों का संग्रह है बहुत ही उपयोगी है, उसमें आप इस तरह की सरगम को आप देख सकते हैं। तो आपको गाने में भी मज़ा आएगा और आप उसको समझकर गाएंगे तो और भी आनंद आएगा और आपको सुनने वालों को भी आनंद आएगा। तो ये तो थी बात राग में प्रयोग होने वाले स्वरों की। अब देखिए जब हम शास्त्रों की बात करते हैं तो शास्त्रों में जो ग्रंथ है उसमें इस राग के बारे में क्या कहा गया है। एक ग्रंथ है पंडित भातखंडे जी का श्रीमल लक्ष्य संगीतम। श्रीमल लक्ष्य संगीतम इस ग्रंथ में राग में जो प्रयोग होने वाले जो लक्षण हैं उनके बारे में बताइए। लक्षण मतलब जो विशेषताएं हैं कि राग में कौन से स्वर प्रयोग होते हैं, कैसे होते हैं, किस समय गाए, जो भी विशेषताएं हैं राग की, उसको एक सूत्र के रूप में, उसको एक श्लोक के रूप में बताया गया है। और पुराने ज़माने में किसी भी चीज़ को सूत्र के रूप में बताया, मतलब पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं होता था जिस प्रकार से हम आपको 1 घंटे का लेक्चर देते हैं, इस प्रकार से नहीं, एक सूत्र में बता दिया जाता था कि इस राग में ये विशेषता, ताकि याद करने में भी आसानी हो और एकदम से आपको यदि कहा जाए कि आप किसी और राग के बाद यदि मियाँ मल्हार गाएं तो एकदम से उस सूत्र को आप याद कर लीजिए तो आपको राग के बारे में पता चल जाएगा। तो क्या है आइए देखते हैं। हर प्रिया भिधे मेले जायते विबुध प्रियः मियाँ मल्हार रागो असौ वर्षासु सुखदायक। देखिए अपने आप में ये श्लोक बताता है वर्षासु सुखदायक है, वर्षा में ये सुख को प्रदान करने वाला है। संगीतज्ञों का प्रिय मियाँ मल्हार राग काफी मेल से उत्पन्न है और इसका गायन वर्षा ऋतु में सुखद होता है। तो देखिए राग के बारे में बता दिया है। आगे कहते हैं गांधारांदोलने स्पष्टम कानड़ांगम परिस्फुटम मध्यमा दृषभे पातो मल्लारांगम
सुनिर्णयेत, यानी गांधार आंदोलने, गांधार जो है वो आंदोलित है, स्पष्टम कानडांगम परिस्फुटम, यानी स्पष्ट रूप से कानडा अंग जो है वो आता है, मध्यमा दृषभे पातो मल्लारांगम सुनिर्णय, तथा मध्यम से ऋषभ पर पात किया जाता है, यानी मध्यम जो है, मैंने आपको बताया रे रे पा, मध्यम जो है वो ऋषभ पर बार बार जो है, मैं इंग्लिश में क्या कहूँ कि बैंग करता है एक तरह से, कि रे रे उसको एक फोर्स करता है, या हम इसको स्पष्ट रूप से मारे पा ऐसे भी ले सकते हैं। तो ये जो है मल्हार अंग का बोध होता है, इसे यानी मल्हार अंग में ऐसे मल्हार अंग की जो खास पहचान है वो इस प्रकार से आती है। मल्हार कानडा योगांद्रिगीयम परिकल्पितः तानसेन कृतिश्चेयमिति लोके सुसम्मतः, यानी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि जो मल्हार जो है, मल्हार और कान्हड़ा ये दोनों जो अंग हैं, इनके मिश्रण से मियाँ मल्हार राग का निर्माण किया है। किसने? मियाँ तानसेन ने। तो ये सब जो बातें हैं जो एक सूत्र के रूप में, एक श्लोक के रूप में जो है विद्यार्थी को बता दी जाती थी, और वो इसको याद कर लेता था, और रागों के बीच में किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन जो है उसको नहीं होता था। यदि वो कुछ भूल भी गया है तब भी उसको समझ में आता था कि भाई राग मियाँ मल्हार की बात करें तो मल्हारंग कानड़ांग इसका ध्यान देना चाहिए, और जो दोनों निषाद का प्रयोग है उसका ध्यान देना चाहिए, मध्यम का जो ऋषभ पर मध्यम का जो असर है या उसकी जो छाया है उसका ध्यान देना चाहिए। तो ये सब बातें जो हैं ये सूत्र के रूप में बताई जाती हैं। तो मैंने श्री पंडित भातखंडे जी कृत श्री मल्ल लक्ष्य संगीतम से ये सूत्र लिए हैं और आपको बताए हैं, जो आपको बहुत ही सुगम और सरल प्रतीत हुए होंगे। संस्कृत में तो आपको लगा होगा कि हाँ भाई संस्कृत में ये श्लोक है, लेकिन आप इसके अर्थ को आप जानिए, देखिए कितने आसानी से आपको इस राग को आपको समझने में आपको उसका असर दिखाई देगा। अब हम अगला जो अपनी यात्रा है उस पे हम आते हैं कि इस राग में आलापचारी किस प्रकार की जाती है। राग हमने समझ लिया, राग के हमने आरोह अवरोह समझ लिए, राग में कौन से स्वर न्यास है वो समझ लिया, राग में कौन कौन सी विशिष्ट स्वर संगतियां हैं उनको समझ लिया। अब बात आती है कि आलाप कैसे किया जाए या आलापचारी कैसे की जाए। तो अभी तक जो बताया है उससे आलापचारी करनी आपके लिए बहुत ही सरल होगी। बस ये ध्यान रखें कि आलापचारी को हम 4 चरणों में विभक्त कर दें। मंद्र के जो स्वर हैं वो प्रथम स्वस्थान में या प्रथम चरण में उसको लिया जाएगा, और द्वितीय चरण जब आलापचारी का उसमें थोड़े से मंद्र के भी स्वर होंगे और मध्य सप्तक के भी। तो कैसे हम धीरे धीरे इस चीज़ को आगे लेते हैं। पहला जो चरण है आलापचारी का, उसमें हम मंद्र सप्तक के स्वर पंचम मध्यम तक भी ले सकते हैं, और जब प्रातःकाल रियाज करें तो कोशिश करें कि हम जितना मंद्र तक जा सकें। रियाज के समय मंद्र सप्तक के षड्ज तक भी आसानी से जाया जा सकता है, उसका प्रयोग करना चाहिए। लेकिन जब हम एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहे हैं कि पहला आलाप का चरण ये है, दूसरा ये है, तीसरा है, तो उस समय हम इतना ही कह सकते हैं कि मंद्र सप्तक के मध्यम पंचम तक इसका प्रयोग किया था, और मध्य सप्तक के गांधार तक इसका जो है आलापचारी इसमें की जा सकती है। कभी कभी ऐसा है कि गांधार से हम वापस आते तो थोड़ा सा मध्यम को लेते हुए आते हैं। ये सब चीजें आलाप करते हो किसका ध्यान दिया जा सकता है। क्योंकि मियाँ मल्हार गा रहे हैं तो शुरू में ही हमने दिखा दिया रे सा नी प म प म प ग म रे प म प नि सा
सा रे सा नी ध नी म प नि ध नी म प। सा पे भी जाने से पहले म प नि ध नि म प म प नि नि ध नि ध नि सा सा ग म रे सा नि ध नि प नि ध नि सा। इस प्रकार से हमें प्रथम चरण जो आलाप का है वो लेना चाहिए। एक और ख़ास बात, मैं कभी कभी इस चीज़ को अपने लेक्चर्स में मिस कर जाती हूँ कि यदि आप नोटेशन पर जाते हैं, यानी स्वर लिपि पर जाते हैं, तो स्वर लिपि में अक्सर ऐसा किसी स्वर के जैसे स्वर लिखा जाता है और उसको एक ब्रैकेट में लिखा जाता है, यानी जैसे सा मैंने लिखा और ब्रैकेट में लिखा, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वहाँ पर एक विशेष प्रकार का कंपन होता है, यानी विशेष प्रकार का आंदोलन होता है। वो कंपन क्या डिपिक्ट करता है? वो कंपन बताता है कि यहाँ पर जिस प्रकार की मुर्की ली जाती है उसका नोटेशन करना मुश्किल है, क्योंकि वो आगे पीछे के स्वरों को थोड़ा सा टच करता हुआ आता है, उसकी नोटेशन नहीं की जाती। लेकिन क्योंकि वो ब्रैकेट में है तो ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर एक कंपन या विशेष प्रकार का आंदोलन किया जाता है या विशेष प्रकार की मुर्की के साथ, जैसे सा नी पा, तो यहाँ सा जो है वो ब्रैकेट में कर देंगे। म प ग म रे सा नी प, तो सा पे जो विशेष कंपन है वो हम ब्रैकेट में किताबों में देखते हैं। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों में कई बार विद्यार्थी जो हैं वो उलझ जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिएगा। और जब कर्ण स्वर लगाया जाता है या हम कहें किसी स्वर की छाया जो है वो अमुक स्वर में आ रही है, तो उसको उस स्वर के ऊपर लिखा जाता है। जैसे रे को म जो है, म को टच करता हुआ रे, सा रे रे, तो है क्या मरे, म को टच करता हुआ आ रहा है, लेकिन हम हर समय उसको नहीं वो कर सकते। हम जब उसको लिखते हैं तो रे लिखा और उसके ऊपर मध्यम दिखा दिया, तो इसका मतलब है कि म को टच करते हुआ म की छाया लग रही है, म जो है उस पर जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से म का असर उस पर है। तो ये चीज़ें कुछ है टेक्निकल जो राइटिंग वे है, जो हमारा नोटेशन या स्वर लिपि का जो तरीका है वो इसमें इस चीज़ को जानना उसमें ज़रूरी है। हम फिर कभी अपनी कोई लेक्चर सीरीज़ में हम आपको स्वर लिपि के बारे में बताएंगे, तो उस समय ये और अधिक आपको क्लियर होगा। तो ये तो था जो इससे पहले मैंने बताया चरण, प्रथम चरण आलापचारी का। तो हम इसको आकार में यदि देखें तो आप चाहें उसमें बोल भी लगा सकते हैं, या पहले जैसे ध्रुपद गायकी में नोम तोम के आलाप है तो उस तरह के नोम तोम जैसे जो अक्षर जो प्रयोग होते हैं वो आप इसे
काफ़ी देर के बाद आराम से हम निषाद के बाद षड्ज पे जा सकते हैं। रना रना तो लाग से जाना, यानी जैसे कहते हैं ना कि तैरते हुए जाना, खड़े खड़े स्वर नहीं लगते, क्योंकि वो राग की खूबसूरती या राग की विशेषता को बताया गया। अब इसको मैं ऐसे गाती हूँ तो मा प नी ध नी सा, ये तरीका नहीं है इस राग को गाने का। मा प नी ध नी सा सा नी ध नी सा रे सा नी मा प ग रे प मा प नी ध नी सा। तो जो भी चीज़ें शास्त्रबद्ध की गई हैं, जो भी चीज़ें बताई गई हैं, उसको प्रैक्टिकली करना चाहिए, तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। मींड और लाग जो है इस राग की खासियत है, यानी मींड सा नी प मा प नी ध नी सा। ऊपर से जब हम नीचे स्वरों की तरफ आते हैं, या नीचे से जब एक स्वर से दूसरे स्वर पर जा रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर जो हैं वो दे आर फ्लोटिंग, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं। वो इस प्रकार से स्वरों का प्रयोग होना चाहिए, खड़ा खड़ा प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं तो राग मियाँ मल्हार की खूबसूरती, उसका भाव उजागर नहीं होगा। तो ये तो था प्रथम चरण आलाप चाली का। अब दूसरा जो चरण है वो मध्यम और पंचम, जो मध्य सप्तक का है, वहाँ तक इसकी आलाप चाली की जाएगी। कैसे? और यहाँ पर हमने क्योंकि मियाँ मल्हार है, तो मियाँ मल्हार की जो निजी जो उसकी विशेषता, उसका भी ध्यान रखना है, मल्हार अंग का भी ध्यान रखना है, और जो उसमें मल्हार और कान्हा का जो एक कॉम्बिनेशन है, इसका भी ध्यान रखना है। तो राग मियाँ मल्हार जो है वो बखूबी सामने आएगा। कैसे? देखते हैं। नी सा सा मा रे रे पा मा प ग मा रे सा नि सा नि ध नि सा रे रे पा ग मा रे पा मा प ग मा रे सा सा मा रे सा नि ध नि सा मा प नि ध नि सा मा रे पा मा प ग मा रे पा ग मा रे सा। आप देख रहे होंगे कि जब मैं गा रही हूँ तो मेरा हाथ भी साथ साथ हिलता है। तो ये विद्यार्थी अक्सर पूछते हैं कि मैडम गाते वक्त ये ऐसा क्यों होता है। देखिए, जब हम गा रहे हैं तो कुछ जेस्चर्स हमारी बॉडी के होते हैं, वो बड़े हमारे भावों की अभिव्यक्ति में, या राग को जब हम गा रहे होते हैं तो उसको
अभिव्यक्त करने में थोड़ी कुछ सुगमता होती है। अत्यधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोष है। लेकिन हम जब देखें हम मींड़ दिखा रहे हैं, हम लाग से ले रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा बहुत हाथों का जो संचालन या इस तरह के जो जेस्चर्स है वो सहायक होते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान आप जब करते हैं तो एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। जब जो म्यूज़िक कंडक्टर, जो संगीतकार जो होता है, जब ऑर्केस्ट्रा को कंडक्ट करता है या म्यूज़िक को कंडक्ट करता है, तो उसके हाथ में एक स्टिक होती है और वो उससे म्यूज़िक कंडक्ट, तो ये ऐसा क्यों है कि वो ऊपर से कहता है नीचे बजाए की तरफ या ऊपर, तो ये आपको एक तो नोट्स को किस प्रकार से लेना है उसमें आपको सहायक होते हैं। बहुत अधिक नहीं करना चाहिए, या मैं कहूँ कि चेहरे को विभत्स नहीं बनाना चाहिए, या ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप बहुत परेशान हैं या आपको कोई तकलीफ़ हो रही है गाने में। तो इस प्रकार की जो चेष्टाएं हैं या इस प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये नहीं होनी चाहिए। थोड़ा बहुत हाथों के जेस्चर्स जो हैं वो सहायक होते हैं आपके गाने में, क्योंकि ये भावों की अभिव्यक्ति का सवाल है। तो अब जब मैंने दूसरा चरण बताया, इसमें हम आकार या बोलों को लेके बंदिश की किस प्रकार से गा सकते हैं। पंचम न्यास का स्वर है, संवादी भी है। तो देखिए पंचम पर किस प्रकार का ठहराव है। मार पा रना गांधार पर किस प्रकार का आंदोलन है, जो लाग से लिया जाता है वो भी स्पष्ट है। तो यहाँ पर ये ध्यान दिया जाए कि हम कुछ जो अपनी बढ़त है दूसरे चरण की आलाप की, उसको हम मंद्र के स्वरों को भी यहाँ पर ले सकते हैं। जैसे जैसे हमारी यात्रा आगे बढ़ती है, मंद्र के स्वर जो है वो पीछे छूटते चले जाते हैं। अब आई बात तीसरे चरण की। तीसरा जो चरण है उसमें हम निषाद जो है हमारा मध्य सप्तक, वहाँ तक, या हम तार सप्तक के सा को भी हम छूते हुए आ सकते हैं। वहाँ पर हमने जो आलापचारी करनी है। कैसे? मार पा मा पनी धनी पा मा पनी धनी नी मा पा। मैं सा पर अभी नहीं गई हूँ। मा पनी धनी नी मा प ग मा रे पा मा प ग मा रे सा मा रे पा ग मा रे सा नी द नी सा आप देख रहे होंगे कि स्वर जो हैं एक दूसरे को छूते हुए एक दूसरे के साथ जा रहे हैं। वहाँ पर अलग अलग स्वर नहीं नजर आ रहे। तो यही तो खासियत है मियाँ मल्हार की कि जो लाग से मीन से जो एक दूसरे के साथ स्वरों का जो लगाव, जो जुड़ाव है, वो मियाँ मल्हार को राग मियाँ मल्हार बनाता है। और राग मियाँ मल्हार की जो अपनी
खास विशेषता है। दोनों निषादों का प्रयोग होकर सा पे जाना, वहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत आंदोलन किया जाता है और किस प्रकार से उसको गाया जाता है। तो तीसरे चरण में तार सप्तक के सा पर आराम से जाया जाता है, काफ़ी देर तक निषाद पे जो है वो आलापचारी की जाती है। और देखिए ये जो आलाप मैं ले रही हूँ आपको मंद्र सप्तक में जो किए हुए आलाप है उससे आपको काफ़ी रिजेम्बलेंस लग रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल वही आलाप है जो आप मंद्र में आपने जो प्रैक्टिस किया वो आपको मध्य सप्तक में आपको सहायक है, और उसी प्रकार से तार सप्तक में भी जाएंगे। जो राग बने हैं पुराने संगीतकारों ने जो इतने खूबसूरत राग बनाए हैं, बड़े बैलेंस वे में बनाए हैं, और इसीलिए ये राग जो है वो आज तक उतने ही जो है फ्रेश लगते हैं, उतने ही खूबसूरत है, उतनी ही उनकी मिठास है और उतनी ही भावाभिव्यक्ति में वो सहायक हैं। अब बात आती है इस राग के चौथे चरण की। तो चौथा चरण क्या है? मा प नी दा नी नी सा नी सा नी प मा प नी दा नी सा रे सा नी मा प नी दा नी नी सा सा गा मा रे सा नी मा प नी दा नी वही आलापचारी है जो हमने मंद्र सप्तक में या हमने अपने प्रथम चरण में हमने किया था। हाँ, ये बात ज़रूर है कि तार सप्तक का सा जो एकदम स्पष्ट लगना चाहिए वो हम पूरे डीप ब्रेथ के साथ उसको लगाएंगे, तो ये इसकी खासियत है। और क्योंकि अधिकतर ऐसा होता है कि जब हम बंदिशों को गाते हैं तो इस प्रकार का जो तृतीय या चतुर्थ चरण है ये अंतरे में जो है, खास तौर पर चतुर्थ चरण अंतरे के आलापों में इसको लिया जाता है। तो आलापचारी करने में यदि आप इन चारों चरणों को आप ध्यान से करें तो बहुत सुगमता से आलापचारी की जा सकती है। जैसे एक बहुत क्योंकि समय का भी ध्यान रखना है, बहुत ही एक सूक्ष्म रूप से या संक्षिप्त रूप में एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। कल हमने एक बंदिश गाई थी बोले रे पपीहरा, तो देखिए 3 ताल की ये बंदिश है और इस बंदिश को गाते वक्त हम किस प्रकार से आलापचारी करते हैं। और क्योंकि छोटा ख्याल है तो बंदिश के जो शब्द हैं उनको लेके हम गाएंगे ताकि भाव जो है या वो बंदिश क्या कहना चाहती है ये अभिव्यक्त हो। बोले रे पपीहरा, बोले रे पपीहरा, बोले रे
तो उम्मीद करती हूँ कि जिस प्रकार से आज के लेक्चर में हमने आपको मियाँ मल्हार की आलापचारी करने का तरीका बताया, या उसके व्याकरण को ध्यान में रखते हुए, उसकी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए किस प्रकार बढ़त की जाती है, तो ये आपको समझ में आया होगा। और जब आप इसको गाएंगे और बंदिशों के साथ इसका प्रयोग करेंगे तो आप उसका बखूबी आनंद उठा सकते हैं। बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितने छात्र छात्राओं ने इस वक्त हमें देखा होगा, सुना होगा, उन्होंने ज़रूर राग मल्हार को कंठस्थ कर लिया होगा। और यही हम हर बार कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रियाज़ करें, जिससे कि आपकी जो शैली है इसमें आप निपुण हो जाएं। सरिता जी, क्योंकि आप हमारे पास यहाँ पर कुछ चंद लम्हे हैं और चाहूँगी आप इसे जानना। जिस तरह से आपने बताया कि स्वर और ताल दोनों को साथ साथ रियाज़ करना चाहिए, तो स्वर और ताल इन दोनों का रियाज़ करते वक्त किस बात पर ध्यान देना चाहिए? क्या ये साइंस है, क्या ये एक तकनीक है? क्योंकि जब हम सुर और ताल को एक साथ रियाज़ कर रहे हैं, देखिए ताल तो कहा जाता है, ताल को माँ की गोद कहते हैं हम संगीत की भाषा में। ऐसे मैंने अपने गुरुओं को सुना है, उनसे सीखा है। क्योंकि ताल हमें एक लिमिटेशन देती है, ताल हमें एक दायरा बताती है। देखिए अनुशासन देती है ताल। तो ताल हम यदि अनुशासन में नहीं तो बहे चले जाएंगे, कोई लिमिट ही नहीं है। तो ताल को जानना ज़रूरी है। दूसरी बात, जहाँ तक सुर की बात आती है, सुर को आप जब जाने किस प्रकार से सुर प्रयोग होता है, कौन से सुर किस प्रकार से कैसे, तो वो सब जानना ज़रूरी है। और जितना अभ्यास करेंगे आवाज़ की गोलाई बढ़ेगी। और स्वर को और ताल को जब हम दोनों को साथ लेके चलेंगे तभी जो है वो संगीत का आनंद आएगा। देखिए संगीत की बात भी कहते हैं कि गायन, वादन और नृत्य तीनों का लेते हैं। तो जहाँ तक गायन की बात आती है वहाँ सुर और ताल की बात आती है, वादन की बात आती तो भी सुर और ताल की बात आती है, नृत्य की बात आती सुर, ताल और नृत्य तीनों चीज़ें साथ आती है। तो ये यहाँ पर जो स्वर और ताल की बात करती हूँ, ये कि एक तरफ स्वर को पक्का करना चाहिए कि भाई स्वर कम न लगे, स्वर जो है वो उसमें ठोस तरीके से जो है बिल्कुल पुख्ता रूप में लगना चाहिए, राग को समझते हुए। और दूसरा, हमें कहीं पर अपनी लिमिटेशन, अपने अनुशासन, अपने बैलेंस को रखना। वैसे मैंने 3 ताल की बंदिश बताई, तो रितु जी जो हैं, जो इतना खूबसूरत तबला बजाती हैं, वो 3 ताल बजा रही हैं। तो मुझे पता है कि 16 मात्रा के दायरे में ही मुझे घूमना है, मुझे आलाप भी उसी में करना है। तो ये बैलेंस बनाना होता है। तो इसलिए विद्यार्थी के लिए और आगे चलकर ताल जो है, जो मेरा अगला लेक्चर के जो अगला भाग है, उसमें ताल से किस प्रकार से तानों की प्रैक्टिस या पलटों की प्रैक्टिस की जाती है, ये भी स्पष्ट होगा। अगर कुछ ही शब्दों में हम इसकी बात की पुष्टि करना चाहें, जैसा कि आपने कहा कि अभिव्यक्ति के दौरान बॉडी लैंग्वेज या जेस्चर्स इनका हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। क्या जब हम किसी चीज़ को महसूस करते हैं तो अभिव्यक्ति अपने आप ही सुनिश्चित हो जाती है? बिल्कुल अभिव्यक्ति होती है। देखिए हम साधारण हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हम यदि सुबह उठते हैं तो हम यदि कहते हैं भाई कि आप कहाँ जा रहे हैं, यदि मैं स्टिफ होके बात करती हूँ, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, अब मेरे चेहरे को देख के आपको हंसी आ जाएगी क्योंकि कोई भाव नहीं है। लेकिन यदि हम ये कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, अरे आपका तो आना बहुत अच्छा लगा, अरे आइए बैठिए, तो आप देखिए हमारे हाथों में, हमारे चेहरे में, हमारे आँखों में, हमारे इंद्रियों का एक जो स्वाभाविक, जो नेचुरल जो है वो भाव सामने आता है। तो गाने में भी इस प्रकार से गाने का आनंद उठाते, स्वरों में भी नेचुरल चीज़ आनी ज़रूरी है, लेकिन बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये दोष माना जाएगा। बिल्कुल अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन आपका रियाज अधिक से अधिक होना चाहिए, ये हम ज़रूर कहेंगे, क्योंकि जितना ज़्यादा आप रियाज करेंगे उतना ज़्यादा आप निपुण होंगे। और आपको सक्षम बनाने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हम सीसी के लाइव एडुसेट लेक्चर्स के माध्यम से आप तक पहुँचे और आपको हेल्प करें, आपको सक्षम बनाएं। तो मित्रों, आपसे कल फिर मुलाकात होगी और हम राग मल्हार पर फिर चर्चा करेंगे डॉक्टर सरिता पाठक चतुर्वेदी के साथ। तब तक के लिए आप सबको हम देना चाहेंगे धन्यवाद हमें देखने के लिए, और आप सभी का धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।